हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग। समय नोट्स ढंग से नोट्स आपको मिल ही जाते, तो नोट्स रिवाइज करिए, एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करिए इसी टॉपिक से रिलेटेड। ना तो आपको पीवाईक्यू करने की ज़रूरत है, पीवाईक्यू सीरीज़, और ना ही निट्टो, और ना ही अभी कुछ पीडीएफ करने की ज़रूरत है। जो आपके टेलीग्राम पे जो एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, लेकिन वही है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैम्पर ना होने चाहिए। टेलीग्राम में जो क्विजेज़ पढ़ती हैं मॉर्निंग के टाइम पे, वो आप अटेम्प्ट करते रहा करें, ठीक है। और थोड़ा सा पुश करें सभी लोग जिनका भी सीपीओ का एग्ज़ाम है, स्टेनो का एग्ज़ाम है और सीजीएल मेंस लगा हुआ है, थोड़ा सा पुश करिए, ठीक है। वही अगर मैं सुबह इतनी जल्दी उठ के एमसीक्यूज़ आपके लिए डाल सकता हूँ तो एटलीस्ट आप उनको अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा उतनी सुबह आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन आप जब भी आपको टाइम मिले उनको ज़रूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और संडे को आप लोगों को पता है कि संडे को होगा आपका करंट अफेयर्स का सेशन। जिसका भी सीपीओ, स्टेनो और मेंस का एग्ज़ाम है, डू नॉट मिस दिस सेशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्या बफरिंग हो रही है क्या? एक सेकेंड, बफरिंग हो रही है क्या? एक सेकंड, रुको 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 रुको, पता नहीं क्या इशू। अभी आ रही हैं सारी चीज़ें प्रॉपर? एक बार कंफर्म करेंगे क्या सारी चीज़ें प्रॉपर हैं अभी? एक बार कंफर्म करेंगे। आई थिंक अभी सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। अभी आ रही हैं सारी चीज़ें? ओके, चलो अभी आ गया तो स्टार्ट करते हैं। लेट हो गया काफ़ी, चलो कोई नहीं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं क्लास में। तो मैं ये बोल रहा था कि संडे को आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्लास होगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीपीओ, स्टेनो एंड सीजीएल मेंस, तो उसको मिस मत करिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं एंड दोज टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर 5 ईयर प्लान्स एंड आईपीआर। आईपीआर आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, दैट इज़ जो आपकी औद्योगिक नीतियाँ आई वो, और जबकि पंचवर्षीय योजनाएँ आएँ उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 5 ईयर प्लान्स, और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन अभी रिसेंट में एसएससी ने पूछे हैं 5 ईयर प्लान्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से। बात करते हैं सबसे पहले 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ये 5 ईयर प्लान्स हैं क्या? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, यानी कि आफ्टर 1947 अंग्रेज़ों ने जम के लूटा था, ठीक है, जम के लुटाई करी थी, और इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि अब हम अपनी इकोनॉमी को बैक टू ट्रैक लाएं। और इकोनॉमी को बैक टू ट्रैक लाने के लिए बहुत सारी चैलेंजेस से लड़ना था। पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और न जाने कितनी सारी ढेर सारी सोशल प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स से लड़ना था और इकोनॉमी को बैक टू ट्रैक लाना था। कल हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो, बॉम्बे प्लान कब आया था? बॉम्बे प्लान कोई बताएगा बॉम्बे प्लान कब आया था और किसने दिया था ये बॉम्बे प्लान? तो अगर आपको याद हो, बॉम्बे प्लान हम लोगों ने देखा था कि 1944 में जो हमारे कुछ इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन्स थे उन्होंने दिया था, जैसे कि इसमें जमशेदजी टाटा जैसे लोग थे, तो उन्होंने दिया था कि भाई इस तरह से इकोनॉमी को हम बैक टू ट्रैक ला सकते हैं। तो वो तो एक अनऑफिशियल तौर से प्लान था। फिर हमने, या फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको यूएसएसआर के मॉडल से कॉपी किया। यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ होता था, जो अभी प्रेजेंट डे टाइम पे आप रशिया सुनते हो, तो ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था। और यूएसएसआर में ये यूक्रेन वगैरह सारे देश, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब एक हुआ करते थे। फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो पहले इसको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तब वहाँ पे ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट चलता था, बिकॉज ये एक तरह की यूएसएसआर, अगर हम बात करें, सोशलिस्ट इकॉनमी थी, प्राइमरली सोशलिस्ट इकॉनमी थी। ये सोशलिस्ट इकॉनमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट क्या होती है और मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है, ये हमने पहले ही लेक्चर में देखा था।
तो वैसी टाइप ऑफ इकोनॉमी को ही हमने अपनाना चाहा और 5 ईयर प्लान्स हमने लिए कहाँ से, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वहाँ से, या फिर यूएसएसआर से हम लोगों ने इसको एक तरह से, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ें हमने बोरो करी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वैसे ही आप समझ सकते हो कि वहीं से हमारे ये 5 ईयर प्लान्स इंस्पायर्ड थे। तो हमें इंस्पिरेशन यहाँ से मिली यूएसएसआर से। अब यूएसएसआर में ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना कि यूएसएसआर में 1928 में आते हैं। जोसेफ स्टालिन करके एक बंदा होता है वो लाता है, ठीक है, जोसेफ स्टालिन करके एक बंदा होता है वो इसको इंट्रोड्यूस करता है 1928 में इन दी यूएसएसआर, और वहाँ से हम इंडियंस इसको लेते हैं। अब इसको हम कम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पहली बात तो हम प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन करते हैं, प्लानिंग कमीशन का गठन करते हैं, योजना आयोग का गठन करते हैं इन 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई एक एजेंसी भी तो चाहिए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर ये प्लान बनाने के लिए कि किस तरह से बनेगा। एक्चुअल में अगर देखें तो जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, ये प्लान को बनाता था, फिर हमारा एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था एनडीसी, वो उसको इम्प्लीमेंट करता था। तो प्लानिंग कमीशन का यहाँ पे गठन होता है और हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट होते हैं, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकल के आता है, फिर 5 ईयर प्लानिंग हमारी स्टार्ट होती है 1951 से। 1 अप्रैल 1951 से हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था। तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान आया था वो आपका ईयर 1951 में आया था। 1 अप्रैल अगर बहुत ही स्पेसिफिकली पूछ ले तो 1 अप्रैल 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है। अब बात यहाँ पे है 5 ईयर प्लान की हो रही है, पंचवर्षीय योजना की हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल को योजना चली होगी, है ना। और हम ये देखेंगे कि हमारे टोटल 12 5 ईयर प्लान आए हैं, 12 5 ईयर प्लान आए हैं। क्वेश्चन आई अगेन रिपीट ऐसे बनता है कि किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, तो आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए और उसमें क्या हुआ था ये पता होना चाहिए। और कभी कभी, बहुत ज़्यादा तो इस पर क्वेश्चन नहीं बने हैं, कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि बताइए कि इसमें कितना टारगेट ग्रोथ रेट था, मतलब कितना टारगेट किया गया था और कितना अचीव्ड था। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आपसे एग्जाम में बन जाते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के सबसे पहले बात तो ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। 1951 में अगर स्टार्ट हुआ है तो इसका ड्यूरेशन 1956 तक जाएगा। अब इसमें क्या की फोकस क्या थे, तो पहला की फोकस आप खुद गेस कर सकते हैं कि अभी जस्ट हमारी इकॉनमी, या फिर हम बोल सकते हैं कि पहला ही है और जस्ट अभी हम आज़ाद हुए हैं, तो सबसे पहले पेट पूजा है कि नहीं, बिन क्या बोलते हैं उसको खाली पेट होए ना भजन, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना। तो वही है कि जब तक बेसिक जो नीड्स है, बेसिक नीड को भी पहले पूरा करने की ज़रूरत है, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर यहाँ इस पे एग्रीकल्चर एक मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए किया गया कि आपके डैम्स वगैरह सेटअप किए गए, ठीक है, डैम्स सेटअप किए गए। जैसे कि आपका जो सबसे लार्जेस्ट डैम है इंडिया में और सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है आपका, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या ग्रेविटी डैम्स होते हैं और कैसे आपका टिहरी हाईएस्ट डैम है, कैसे बाखला नंगल डैम है, वो सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी बताइए भाई कब से स्टार्ट होनी चाहिए, तो बाखला नंगल डैम यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। जो आपका हीराकुद डैम है, ठीक है, महानदी पे, वो बनता है। तो यहाँ पे डैम्स बनते हैं टू प्रमोट दी एग्रीकल्चर। तो ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे फोकस था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टारगेट ग्रोथ रेट कितना था। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टारगेट, और अचीव हम लोगों ने कितना किया, ठीक है। जितनी यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतनी ही याद करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना आपको यहाँ पे नोट्स तो आपको खैर मिल ही जाते हैं, जो लोग बैच में हैं, नहीं भी है तो इतना ही सिर्फ आपको नोट में लिखना है, ठीक है। टारगेट की अगर बात करें तो 2.1% रखा था हमने कि इतना ग्रोथ रेट हमने टारगेट किया था, बट हमने अचीव कितना कर लिया, 3.6%। तो अगर हम देखें तो ये कैसा रहा हमारा 5 ईयर प्लान, ये सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान रहा। अब हमने एग्रीकल्चर, अब हमने अपना एक तरह से पेट तो थोड़ा बहुत भर लिया, फूड की थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंसी हो गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई अभी, ध्यान रखना, पूरी तरह से नहीं हुई अभी, थोड़ी बहुत सेल्फ सफिशिएंसी, थोड़ा सा पेट भर गया ऐसे समझ लो। अब थोड़ा सा पेट भर गया, हमने सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़े थे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर होता है ना, जब कोई जो डेवलपिंग बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है तो उसका पहले प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में हमारा प्राइमरली एग्रीकल्चर आता है कि नहीं। तो एग्रीकल्चर के बाद ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बने, जैसे कि गेहूं बनता है, गेहूं से डायरेक्टली जो फिनिश प्रोडक्ट है बिस्किट, वो कहाँ पे बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनेगा कहीं पे, यानी सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, राइट। तो ऐसे ही समझ लो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में, और सेकंड वाला जो फोकस था वो सेकेंडरी सेक्टर में था। याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो इस पर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान है, वो किस पे फोकस था। तो सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं इसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो भाई 51 से 56 तक पहला था, तो दूसरा वाला कब से कब तक होगा, 1956 1956 से लेके 1961 तक।
सिंपल 5 साल का प्लान है। और यहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें हुई थी अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, दैट इज़ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जल्दी जल्दी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है। एग्रीकल्चर थोड़ा कर लिया, अब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ठीक। और ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको याद रखना है बस। और इसी के तहत ही हम देखेंगे कि हमारी जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है 1956 में और 1956 में, जो कि हमारा दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, औद्योगिक नीति होती है। अभी औद्योगिक नीति क्या होती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती हैं, वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि भाई इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लाई जाती हैं। तो ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान का ही टाइम पे आया था, ठीक है। और ये एक मॉडरेटली सक्सेसफुल इसको बोल सकते हैं। और हाँ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो कौन कौन सी आपकी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, और इसको हिंदी में बोल सकते हैं तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। तीव्र औद्योगिकरण इसको हिंदी में बोला जा सकता है, ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण। और एक तरह से पब्लिक सेक्टर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उस पर बल दिया गया था, उस पर फोकस किया गया था। यहाँ पे आपका राउरकेला स्टील प्लांट सेटअप हुआ था, राउरकेला। दूसरा आपका दुर्गापुर हुआ था, दुर्गापुर। और तीसरा आपका भिलाई, ठीक है, भिलाई। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा स्टील प्लांट सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे सेटअप नहीं हुआ था। वो बोकारो भी डाल देता है, बट बोकारो सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे नहीं हुआ था। राउरकेला कहाँ पे, आप जल्दी से बताइए। ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा। ये किसकी मदद से हमने इसको सेटअप किया था, ये भी पूछ लेता है, जर्मनी की मदद से। ऐसे याद रखना कि जर्मनी वालों को हमने केला खिलाया, ठीक है, ऐसे करना है याद आपको। दुर्गापुर ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। और इसको किसकी मदद से सेटअप किया, यूके यानी ब्रिटेन की मदद से। तो ऐसे याद रखो, दुर्गा जी की पूजा करके हमने भिजवाया यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को, ठीक है। भिलाई की अगर बात करें, ये आपका छत्तीसगढ़ में, जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में। और ये हमने एक तरह से जो यूएसएसआर है उसकी मदद से इसको सेटअप किया था। यहाँ तक कि जो बोकारो था उसको भी हमने यूएसएसआर की मदद से ही सेटअप किया था, बट वो सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे सेटअप नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ था, ठीक है। बात यहाँ पे करें कि कितना टारगेट रखा था और कितना अचीव किया, वो भी देख लीजिए। तो टारगेट तो यहाँ पे हमने 4.5% का रखा था, बट यहाँ पे जो हम अचीव कर पाए वो हम कर पाए 4.3%। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इट वॉज मॉडरेटली सक्सेसफुल। पूरी तरह से हाईली सक्सेसफुल जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो नहीं था, ना ही पूरी तरह से फेलियर बोल सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ तक हम पहुँच गए थे अपने टारगेट तक। तो मॉडरेटली सक्सेसफुल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान पे बस सारी चीज़ों को लिंक करते चलना है, आप नहीं भूलेंगे इसको। बहुत बार यही होता है हमारे साथ कि जब हम 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो याद नहीं रहती कि किस में क्या था। आप सारी चीज़ें, और एक चीज़ तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ तो मिस ही कर दी जो मेन चीज़ थी, एंड दैट वाज कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज बेस्ड ऑन हैरड डोमर मॉडल, ठीक है। हैरड डोमर जी थे एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने अपना मॉडल दिया था, तो उनके मॉडल पे बेस्ड था, हैरड डोमर मॉडल पे। दूसरे की अगर बात करें, ये आपका बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है। इट वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस काफ़ी बड़े आपके एक इकोनॉमिस्ट थे। इनके जन्म दिवस को 29 जून को हम स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, जिसको कि हिंदी में सांख्यिकी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी कोलकाता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। पीसी महालनोबिस, ये नाम आपको याद होना चाहिए। अभी आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें क्या क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान आप देखिए 61 में खत्म होता है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। तो 61 के बाद हमारा स्टार्ट होगा 1961 से लेकर 66 तक, 1961 से लेकर 1966 तक जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान, 5 साल का है। अब यहाँ पे क्या मेन फोकस था थर्ड 5 ईयर प्लान में, यहाँ पे मेन फोकस था, अब हुआ क्या सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया कि हम रैपिड जल्दी सब कुछ करेंगे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और रैपिड हर चीज़ रैपिड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि रैपिड नहीं, आराम से करते हैं, ठीक है। और हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। क्या बनना है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, जनरेटिंग। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। 1961 से 66 के पीरियड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जो हमारे फेवर में नहीं थी, जैसे कि चाइना के साथ वॉर हुआ हमारा, ठीक है, जिसको हम चाइना, चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, चाइना वॉर। ये हुआ हमारा 1962 में, जब चाइनीज़ एग्रेशन हमें फेस करना पड़ा। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, इंडो पाक वॉर भी,
ठीक है, हमारा बेटे को भी लगा कि हम यही मौके का फ़ायदा उठा के और हरा देते हैं, है ना, लेकिन ऐसा हो पाया नहीं। 1965 में ये वॉर हुआ। अब इस वॉर के टाइम पे जब ये वॉर वगैरह हो रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड 5 ईयर प्लान को इम्पैक्ट करेंगे नेगेटिवली अभी। और एक चीज़ हमें ये रियलाइज़ हुई कि जब तक हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग नहीं बनेंगे, दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। क्यों नहीं चलने वाली हैं? क्योंकि हम बेसिक चीज़ें भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। PL 480 हमारी स्कीम चल रही थी जिसके तहत हम वीट इम्पोर्ट कर रहे थे। ये PL 480 है, इसके तहत हम वीट इम्पोर्ट कर रहे थे USA से। ये एक हमारी स्कीम थी जिसके तहत हम USA से वीट इम्पोर्ट कर रहे थे, PL 480। तो एक तरह से बहुत हेविली हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे। इसीलिए अब यहाँ टारगेट रखा गया कि अब सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ जनरेटिंग बनना है। और इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी आता है मिड 1960s में। क्या आता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक तरह से बोल सकते हैं इसको किक दिया। और बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बाकी जो चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थे, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या थे और क्या क्या सारी चीज़ें इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई थी और कहाँ पे ये आया था, वो सारी चीज़ें हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है, यहाँ पे नहीं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इतना तो आपको पता ही हो कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उससे संबंधित है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारा काफ़ी बढ़ गया इस ग्रीन रेवोल्यूशन से। ठीक है, और ये एक आपका जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो एक फेलियर बन के साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा था, ठीक है, यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा था दैट वाज कि हम 5.6% अचीव कर लेंगे, बट जो अचीव कर पाए वो सिर्फ 2.8%। तो आप देख सकते हैं आधा, यानी कि इट वाज अ थॉरो फेलियर बोल सकते हैं इसको, बहुत बड़ा फेलियर था। और रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर और कहीं ना कहीं जो हमारा सूखा भी हमें झेलना पड़ा था 1955 और 56 के टाइम पे। अब क्योंकि ये थर्ड 5 ईयर प्लान एक मेजर फेलियर बन के साबित हुआ, इस वजह से अब हम क्या किए, अब हमने बोला थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं। क्योंकि अब ये बैक टू बैक हमने पहले में तो चलो ठीक है अपना पेट भरा, प्राइमरी सेक्टर किया, फिर सेकेंडरी सेक्टर किया, फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन से बात बन नहीं रही, अभी भी हमारा पेट ढंग से भरा नहीं है। तो फिर हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में ही आ गए और हमने ये देखा कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं जैसे इंडो पाक वॉर के टाइम पे क्या हुआ, USA पाक का सपोर्ट जैसे कर रहा है, ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ अगर मान लो कि कोई कंट्री है किसी से वॉर हो गया, अगर वो हमारा सप्लाई बंद कर देगा तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने टारगेट रखा कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है और सेल्फ जनरेटिंग बनना है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है हमें, आत्मनिर्भरता इसको हिंदी में बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो गेहूं का उत्पादन है, जो कृषि है, कृषि क्षेत्र, उस पर फोकस किया गया। और इस थर्ड 5 ईयर प्लान में ही ध्यान रखिएगा आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर पे अभी फोकस की बात की है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कल MSP के बारे में बताया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो आपकी जिसके लिए भी MSP अनाउंस किया था उसको प्रोक्योर करने का काम करता है, भंडारण का काम करता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपका सेटअप होता है 14 जनवरी 1965 को। ये एक संस्थान होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। CACP जो कि आपका MSP निकालता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये भी इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही सेटअप होता है 1 जनवरी 1965। ठीक, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सेटअप होता है आपका 1 जुलाई 1964 के टाइम पे। और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ UTI, ये सेटअप होता है आपका 1963 में। और ये मतलब यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मेन काम क्या था, इसका मेन काम था कि भाई लोगों को एक तरह से प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना सेविंग्स करने के लिए, ताकि वो जो सेविंग है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में डाली जा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी बैंकिंग वाला पूरा पढ़ के आ रहे हैं, तो हमने देखा कि जितना हम लोग सेव करेंगे, बैंक को पैसा देंगे, उतना ही बैंक लोन में उठाएगा और उतनी हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, राइट। तो UTI मतलब मेन वही उसका टारगेट था 1963 में, IDBI 1 जुलाई 1965, CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान में सेटअप होते हैं। इसके बाद हम लेते हैं ब्रेक को क्या बोला गया, ब्रेक को बोला गया यहाँ पे योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे, यानी कि ये प्लान्ड हॉलीडे है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हॉलीडे एकदम से ले ली, ये आपकी योजना अवकाश इसको हिंदी में बोलते हैं, योजना अवकाश। अब ये क्यों लिया, कितने साल का लिया? इसलिए लिया बिकॉज जो हमने टारगेट रखे थे थर्ड 5 ईयर प्लान में, जैसे होता है ना, जैसे आपने कोई मतलब एम रख रखा है
कि भाई ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और इतने नंबर से क्रैक करेंगे, ये हमारी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी, और पता चला ड्रीम पोस्ट तो छोड़ो, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो फिर आपको क्या लगेगा? झटका लगेगा, डिप्रेशन में जाएंगे, तो आप थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई बंद कर देंगे। होता है सबके साथ। तो बस वही गवर्नमेंट के साथ हुआ कि उसने थोड़ा सा हॉलीडे ले लिया, 3 साल का हॉलीडे लिया, 3 ईयर्स का। तो कितने से कितने साल तक? 61 से 66 तक तो थर्ड 5 ईयर प्लान चला। तो प्लान्ड हॉलीडेज हमारी चली 1966 से लेके 1969 तक, 1966 से लेके 1969 तक। इसके बाद अब स्टार्ट होगा आपका 4th 5 ईयर प्लान। बिफोर स्टार्टिंग दैट प्लीज़ अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, फिर हम लोग 4th 5 ईयर प्लान में चलते हैं। बिकॉज लेट मी टेल यू कि 8th 5 ईयर प्लान तक, 8 5 ईयर प्लान तक ही आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो ऐसे ही सब खाना पूर्ति टाइप 5 ईयर प्लान है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बनते हैं 8 तक, या फिर बनेगा 11 या 12 से। ठीक है, तो अभी अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और एक चीज़ कि ये प्लान्ड हॉलीडे को, ये जो 66 से 69 चले थे, इनको कभी कभी एनुअल प्लान भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एनुअल प्लान आगे भी आएंगे 91-92 में, लेकिन एनुअल प्लान इनको भी हम बोल देते हैं कि भाई एक एक साल तक चलो, एक एक कदम रखो, फूंक फूंक के कदम रखो, जिस हिसाब से अभी मार पड़ी है वो फिर से हमें मार नहीं झेलनी है। ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से एग्रीकल्चर पे फोकस किया था इन लोगों ने, जो आपके एनुअल प्लान थे कि भाई किस तरह से, मतलब नई एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी लेके आए थे कि भाई अब किस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज करें, क्योंकि ये जो वॉर हमें देखना पड़ा, यहाँ पे हमने यूएसए को देख लिया किस तरह से ये साथ वाथ देते नहीं हैं। एक सेकंड रुकिएगा। थ्री विच मॉडल, ये मॉडल नहीं है, ठीक है। थर्ड किसी मॉडल पे आप नहीं बोल सकते हैं, अभी आएगा हमारा वो गडगिल फॉर्मूले पे। कहीं कहीं पे लिखा हुआ है गडगिल मॉडल पे है, लेकिन एक्चुअल में जो गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था दैट वाज 4th 5 ईयर प्लान। तो अगर पूछेगा एग्जाम में तो वो शायद ही आपको दोनों 5 ईयर प्लान दे। और अगर मान लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले कि कौन गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था और 4th 5 ईयर प्लान नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा यही फिर आपका आंसर होगा, गडगिल फॉर्मूले पे। वैसे तो एग्जैक्टली ट्रूली स्पीकिंग 4th 5 ईयर प्लान ही वो था। ठीक है सर, नहीं आते ये कैलकुलेट कौन कर रहा था? ये प्लानिंग कमीशन ही कैलकुलेट कर रही थी। ठीक है, कृष्ण कुमार भी बताऊंगा, ठीक है बताऊंगा, लेकिन वो एक साथ बताऊंगा तो आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। जितना भी मैं करवा रहा हूँ, मतलब पीएम कौन थे भाई बताएंगे, क्यों इतना बड़ा जा रहे हो? पहले ये कर लो, मतलब मैं ये मेरा टारगेट है कि भाई आप पहले ये समझ लो कि किस 5 ईयर में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, और प्राइम मिनिस्टर तो अपने आप याद हो जाएंगे। अभी कल आपने जो कोड प्रोवाइड किया था वो पीडीएफ बैच के स्टूडेंट्स के लिए था। प्लीज़ चेक पॉवर्टी से पहले का मिसिंग है। पॉवर्टी से पहले का मिसिंग नहीं है प्रिंस, वो बैंकिंग वाले उसमें गया है, वो जो पिछले क्लास के नोट्स चेक करना वो उसमें गया है। ठीक है, नहीं थर्ड को डीपी धर मॉडल नहीं बोलते हैं, थर्ड को नहीं बोलते हैं। अभी देखेंगे जो आपका सर नहीं वो सिर्फ कोड पीडीएफ बैच के स्टूडेंट्स के लिए था, सबके लिए नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े चलो। नहीं डीपी धर थर्ड नहीं था, डीपी धर आपका 5th वाले में था, अभी देखते हैं। ठीक है, उसको आगे चलिए। तो 69 तक हॉलीडे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे आते हैं 4th 5 ईयर प्लान पे। किस पे आते हैं? 4th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, चौथी आपकी पंचवर्षीय योजना यहाँ से चालू होती है, 4th 5 ईयर प्लान। ये कब से कब तक? 1969 में हॉलीडे ख़त्म हो गई, 1969 से लेके 1974 तक ये चलेंगी। ठीक है, जो आपकी 4th 5 ईयर प्लान है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट क्या था? टारगेट यहाँ पे 4th 5 ईयर प्लान में अगर बात करें तो टारगेट वॉज कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब हम समझ गए थे कि भागने से ही सारा कुछ काम नहीं होगा, अब हमें ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी लानी होगी। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया दैट वॉज कि ग्रोथ तो चाहिए, साथ साथ स्टेबिलिटी भी चाहिए, यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक, और यहाँ पे अगर आपसे ये भी पूछ सकता है प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये कभी कभी कीवर्ड रख देता है, ऐसे ही बिल्कुल छपे हुए आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, सेल्फ रिलायंस, ये इसके टारगेट थे।
इसी 4th 5 ईयर प्लान में आपका फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब मैं आपको याद कराता हूँ कैसे फैमिली प्लानिंग आप याद रखें क्यों फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रिलेट करिए कि फैमिली प्लानिंग क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि 1971 में वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ। ठीक है, वॉर विद पाकिस्तान। और हमने ये क्यों युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें अपने छोटे बेटे को बड़े बेटे से आज़ाद करवाना था। आप ऐसे समझ लो कि जो हमारा बांग्लादेश था उसको हमने आज़ाद करवाया पाकिस्तान से, बिकॉज पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान मतलब प्रेजेंट डे का पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे का बांग्लादेश है उसको मतलब बहुत सारा तंग करता था, जैसे समझ लो। तो हमने उसको लिबरेट करवा दिया। अब लिबरेट करवाया तो काफ़ी इन्फ्लक्स हुआ। इन्फ्लक्स मतलब जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो गई, जैसे वेस्ट बंगाल हमें जैसे अभी देखते हैं ना रोहिंग्या क्राइसिस ये सब, तो बहुत सारे माइग्रेंट्स यहाँ पे आ गए, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आप उसको ऐसे रिलेट करिए कि हमने फिर क्या किया, इसी वजह से हमने फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसी टाइम पे ही हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी समय ही हुआ था, नेशनलाइज्ड। ठीक, और इसी समय ही, और ये आपका इसी समय ही आपका एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको कि हम बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ये आपका पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होता है। और एक चीज़, ये आपका बेस था वो 11th 12th में पढ़ेंगे। ठीक है अरुण, वो 11th और 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेस था गडगिल फॉर्मूले पे। ठीक है, ये आपका बेस था गडगिल फॉर्मूले पे। और कहीं कहीं पे ये ध्यान रखना, कहीं कहीं पे ये भी लिखता है आपका कि ये रुद्र एलन मॉडल पे बेस था। ठीक है, रुद्र एलन ने इसमें अपना मॉडल दिया था, रुद्र एलन मॉडल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर रुद्र एलन मॉडल पूछ ले या फिर गडगिल फार्मूला पूछ ले तो आंसर आपका 4th 5 ईयर प्लान ही होगा। अब 4th 5 ईयर प्लान में अगर बात करें कितना टारगेट रखा था और कितना अचीव कर पाए हम। ठीक है, कितना टारगेट रखा और कितना अचीव किया। और इस समय अगर प्राइम मिनिस्टर आप कर रहे हो तो इस टाइम आपकी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, वैसे तो मैं अभी आपको एक साथ ही प्राइम मिनिस्टर बताऊंगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी हमारी। ठीक है, तो जो आपका टारगेट यहाँ पे रखा था, टारगेट यहाँ पे रखा गया 5.7% का, और जो अचीव कर पाए वो मात्र 3.3% अचीव कर पाए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट वॉज अ बिग फेलियर। फेलियर नहीं, बिग फेलियर, क्योंकि 5.7% टारगेट रखा और अचीव मात्र 3.3% कर पाए। तो फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस करी, याद कैसे रखेंगे, बिकॉज 1971 में वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो बांग्लादेश से काफ़ी इमिग्रेंट्स आए। तो फैमिली प्लानिंग, 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। फिर आते हैं 5th 5 ईयर प्लान पे। अब यहाँ पे आता है 5वां पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या होगा, 1974 में हमारा खत्म होता है 4th 5 ईयर प्लान, तो इस वजह से 1974 से लेके 1979 तक हमारा चलता है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये बेस था आपके डीपी धर मॉडल पे, ये बेस था आपके डीपी धर जी के मॉडल पे, डीपी धर मॉडल। यहाँ पे हमारा जो मेन था टारगेट, दैट वाज गरीबी उन्मूलन, यानी कि पोवर्टी इरेडिकेशन, रिमूवल ऑफ पोवर्टी। यहाँ पे टारगेट था रिमूवल ऑफ पोवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी इस समय प्राइम मिनिस्टर थी। गरीबी हटाओ और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि एक तरह से आत्मनिर्भरता बोल सकते हैं। यहाँ पे भी टारगेट रखा गया था 5th 5 ईयर प्लान में भी। यहाँ पे अगर बात करें टारगेट कितना रखा और अचीव कितना कर पाए, वो बताने से पहले एक चीज़ कि ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। व्हाट इज़ दिस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये रन किया गया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इन 1974, कि लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, रोटी कपड़ा मकान, वो लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। और उसके लिए 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1975 में। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया इंदिरा गांधी जी ने 1975 में, 1975 में। और आरआरबीज भी जो है ना, रीजनल रूरल बैंक्स, वो भी आपकी सेटअप हुई थी इसी 5 ईयर प्लान के टाइम पे या फिर इसी के ड्यूरेशन में। बात अगर करें यहाँ पे कितना टारगेट रखा गया और कितना अचीव किया गया,
तो ये उसके मामले में थोड़ा सक्सेस रहा, बिकॉज टारगेट हमने रखा 4.4% का, और यहाँ पे जो हमने अचीव किया ग्रोथ रेट, अचीव्ड ग्रोथ रेट जो था हमारा, दैट वाज 4.8%। हाँ 4.8% ही था बिल्कुल। तो 4.4% यहाँ पे टारगेट रखा और 4.8% अचीव किया, तो इसको हम थोड़ा ये बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सक्सेसफुल साइड में था। मतलब कोई बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल नहीं, लेकिन हाँ सक्सेसफुल इसको हम बोलेंगे। अब आते हैं 6th 5 ईयर प्लान में। तो अब यहाँ पे हमारा 79 में ख़त्म होता है और यहाँ पे आता है 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान आपका 1980 में आता है। मतलब 1979 में तो ख़त्म हो गया, लेकिन 1980 में क्या होता है? एक्चुअल में ये जो 1979 लिखा है मैंने, ये एक्चुअल में 1978 होना चाहिए, और ये 1980 इसलिए हुआ बिकॉज ये पूरा 5 ईयर प्लान जो था, देखो कहीं कहीं भी आपको 74 से 79 लिखा मिल जाएगा, क्योंकि वो 5 ईयर प्लान है तो वो लिख देते हैं, बट एक्चुअल में ये 79 तक नहीं चला था। तो अगर 78 भी लिखा आपको मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 79 भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब 5th 5 ईयर प्लान आया था 1978 तक चला था, इसके बाद आपकी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। कांग्रेस गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की। अभी इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि 1975 में इमरजेंसी लागू करी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, उथल पुथल हुई, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी और इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसी वजह से उस कहीं कहीं पे लिख देते हैं कि 6th 5 ईयर प्लान, लेकिन उसको 6th 5 ईयर प्लान बोलना सही नहीं रहेगा, उसको बोलना रहेगा सही रोलिंग प्लान लाए। रोलिंग प्लान वर इंट्रोड्यूस्ड, रोलिंग प्लान वर इंट्रोड्यूस्ड। जनता गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है, जनता गवर्नमेंट, और मोरारजी देसाई उसमें प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ही क्यों किया? क्योंकि 2 साल बाद इनकी भी सरकार चली गई, जनता गवर्नमेंट भी गिर गई, फिर से कांग्रेस आ गई। तो 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान आए। रोलिंग प्लान क्या होते हैं? रोलिंग प्लान वो होते हैं कि जैसे साल के शुरुआत में टारगेट फिक्स किए जाएंगे, जैसे अभी इतना टारगेट रखा, इतना अचीव किया, तो साल के शुरुआत में टारगेट रखे जाएंगे, फिर देखेंगे कितना अचीव किया कितना नहीं किया, और उसमें जो कुछ खामी है उनको सुधार करेंगे, उस हिसाब से फिर से टारगेट को अपना चेंज करेंगे, फिर से जो अपनी नीड्स वगैरह उनको चेंज करेंगे। तो यानी ऐसा नहीं कि हमने बना लिया और बस 5 साल तक चलता रहे, यानी कि उसमें हर साल सुधार का अवसर होना चाहिए। ये इसका मानना था रोलिंग प्लान का, ठीक है, ये इनका मानना था। तो आप समझिए रोलिंग प्लान है क्या, इनका मेन फोकस क्या था? फोकस था एम्फेसिस वाज ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे मेन एम्प्लॉयमेंट पे आप कहीं समझ सकते हो ये फोकस था, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा पूछता नहीं कि कितना टारगेट कितना अचीव, क्योंकि इसमें कुछ टारगेट और कुछ अचीव आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई था भी नहीं अगर हम देखें तो। इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं किस तरह से नेहरूवियन जो सोशलिज्म है वो अंत होने लगता है। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कायदे से 6th 5 ईयर प्लान स्टार्ट होगा। इसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 6th 5 ईयर प्लान, जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट आती है ना, तो वो लाती है इस 6th 5 ईयर प्लान को 1980 में, 1980 से लेके 1985 तक में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट समझ गई थी कि अब ऐसे चलेगा नहीं, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की भी ज़रूरत है। यानी कि इसने क्या किया, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने पे फोकस किया कि नेशनल इनकम बढ़ाएंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया। तीसरी चीज़ अगर बात करें तो इसमें पोवर्टी को हटाना है, कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है। ये सब इसके कुछ टारगेट्स थे। इसने जो टारगेट रखा था, द टारगेट वॉज कि हम टारगेट 5.2 का रखेंगे, और अचीव जो ये किया ये थोड़ा सा ज़्यादा ही किया, 5.7%। इसी वजह से इसको एक ओवरऑल सक्सेस बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 6th 5 ईयर प्लान में ही आपको ध्यान रखना है जो आपका नाबार्ड है उसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, नाबार्ड स्टैब्लिश किया गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आप जानते हैं 1982 में 12 जुलाई 1982 को ये सेटअप होता है। और इसी में याद रखना कि लैंडलेस लेबर गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। लैंडलेस लेबर गारंटी, यानी जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का गारंटी दिया गया था, और उसी का ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में, तो 6th 5 ईयर प्लान में लैंडलेस लेबर गारंटी जनरेशन प्रोग्राम, या सॉरी जनरेशन बोल रहा हूँ, गारंटी प्रोग्राम, लैंडलेस लेबर गारंटी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होगा, ठीक है, लेबर एम्प्लॉयमेंट
गारंटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 6th 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन पे, नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था, सक्सेसफुल था नेशनल, और इसके मल्टीपल टारगेट्स थे, नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है 7th 5 ईयर प्लान, 85 में ख़त्म हो जाता है, 84 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद आता है हमारा राजीव गांधी जी लेके आते हैं 7th 5 ईयर प्लान। 85 में वो ख़त्म हो गया था, तो ऑब्वियस ये बात है 85 से लेके 90 तक आपका चला था, 1985 से लेके 1990 1990 तक 7th 5 ईयर प्लान। इसका मेन टारगेट क्या था? इसका जो मेन टारगेट था दैट वाज फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो किस तरह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना इसका टारगेट था। ठीक, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से इसको रिलेट करिए कि जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, इन लोगों ने मेन उतना पॉवर्टी इन सब चीज़ों पे तो फोकस किया, लेकिन नेशनल इनकम, लोगों की आय बढ़े, इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया। इसी वजह से इनकी क्या हुई, और क्योंकि इस टाइम पे और भी चीज़ें हुई थी जैसे कि नेशनल इमरजेंसी वगैरह, तो सरकार गिर गई कांग्रेस की। रोलिंग प्लान आया 2 साल के लिए। इस वजह से जब 6th 5 ईयर प्लान आया तो इन्होंने नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस किया, क्योंकि यहाँ तक 5th 5 ईयर प्लान तक कहीं ना कहीं यूथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट दो। इसी वजह से 6th में भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही गई, और इसमें भी 7th में भी एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई। राजीव गांधी ने भी एम्प्लॉयमेंट की बात कही, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगे और लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, ये 3 बस चीज़ें आपको याद रखनी है, 3 चीज़ें याद रखनी हैं। क्या? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इसका आप कोई निमोनिक भी बना सकते हैं चाहें तो, FWP करके। ठीक है, FWPF, WFP, कैसे भी करके आप एक निमोनिक बना सकते हैं, WFP। ठीक है, यानी फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आपको याद रह गया तो 7th 5 ईयर प्लान की आपको चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। क्यों सक्सेसफुल हुआ? बिकॉज इसमें जो टारगेट रखा गया था दैट वाज 5% का, और जो अचीव किया ना दैट वाज 6%। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम वेरी सक्सेसफुल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वेरी सक्सेसफुल, और वो चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हमने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है उसको थोड़ा सा बीट करने में सक्सेसफुल रहे। अब मैंने जानबूझ के टर्म इंट्रोड्यूस किया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि एक्चुअल में भी वो मतलब है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को हमने ब्रेक किया। और इस वजह से भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन आपसे एक बार उसने पूछ लिया था कि व्हाट इज़ दिस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। और रिसेंट में, मतलब बहुत रिसेंट में तो नहीं, लेकिन आई थिंक कुछ टाइम पहले रघुराम राजन जो हमारे RBI के एक्स गवर्नर हैं, रह चुके हैं, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। अभी नाउ व्हाट इज़ दिस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? तो जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है इसका कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले 1978 में, 1978 में, 1978 में। और पता है, आप लोग इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1976 में, 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, और जो भी 42nd अमेंडमेंट में जो चीज़ें हुई थी उसको सुधार किया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, सुधार किया गया था, यानी गवर्नमेंट चेंज हो गई होगी। कांग्रेस ने जो की, इंदिरा गांधी जी ने काम किए थे, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से उनको सुधार किया गया 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से। तो 1978 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, 2 साल के लिए रही, फिर से वो कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट 1978 में दिया गया था, प्रोफेसर राजकृष्णा थे एक, राजकृष्णा, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया जो है 1960s से लेके जो 1980s तक, या फिर वही 19 जो ये दशक, 2 दशक रहे हैं, 60 से 70 और 70 से 80 तक, यहाँ पे काफ़ी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया ने देखा है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। और देखा तो है, बस देखा ही है, उसको लेके कुछ किया नहीं है। क्योंकि, और इन्होंने हिंदू नाम क्यों दिया इसको? क्योंकि हिंदुइज़म में फ़िलॉसफी होती है, फिर हिंदुइज़म में हमें देखने को मिलता है कि हम कम चीज़ों में ही मतलब गुजारा करने की कोशिश करते हैं, है ना, मतलब मिनिमम नीड्स में, कि भाई हमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं होता है। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन हिंदुइज़म में ही बिलीव किया जाता है कि भाई कम में संतुष्टि करना,
तो वही हम क्या कर रहे थे, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ में ही संतुष्टि कर रहे थे, सोशलिज्म में ही पड़े हुए थे, हम इकोनॉमी को खोल नहीं रहे थे, कैपिटलिज्म ला नहीं रहे थे ताकि लोगों की बहुत इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट आए भारत में और लोगों की इनकम इंक्रीज़ करे, तो वो उस चीज़ पे हम बिलीव कर ही नहीं रहे थे। हम ये था कि भाई ठीक है जितना है वो ठीक है, कम में ही वो कर लेंगे, तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी। तो दैट इज कॉल्ड एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, राजकृष्णन ने दिया था 1978 में, और इस पर एसएससी ने क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, और एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको हम बीट कर रहे थे 7th 5 ईयर प्लान के बाद। अभी आते हैं 8th 5 ईयर प्लान पे, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पे ख़त्म होता है 90th में, ठीक है। आपका ये 90 में ख़त्म होता है। 8th 5 ईयर प्लान आता है आपका 1992 में। तो बात ये आती है कि 1992 में क्यों आता है, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो ठीक है, ये आपको ये देखने को मिलेगा 1992 में आता है, 1997 तक जाता है। तो बात ये आती है कि भाई 2 साल कहाँ गायब हो गए, तो 2 साल एक्चुअल में कहीं गायब नहीं हो गए। हुआ क्या, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो 1990 में ख़त्म हो गया, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 1991 में 1991 में इंडिया ने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा, जिसकी वजह से हम IMF के पास गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा हमने 1991 हमारे एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। वैसे अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हमने पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से ये पढ़ा है कि 1921 एक ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं 1921 को, क्योंकि 1921 के पहले पॉपुलेशन बहुत ही माइन्यूटली ग्रो कर रही थी, फिर बहुत ही रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट करी, तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं उस सेंस पे, वो हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे। लेकिन 1991 को इकोनॉमिक सेंस में हम एक ईयर ऑफ डिवाइड बोल सकते हैं। ईयर ऑफ डिवाइड का मतलब क्या होता है कि भाई इस ईयर से चीज़ें चेंज हो गई। 1991 से क्या चेंजेस हो गए, 1991 में हमने एक इकोनॉमिक पॉलिसी भी लेके आए। अभी हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन देखेंगे ना, तो वहाँ देखेंगे 1991 में हम पॉलिसी लेके आए। क्यों लेके आए, वो ज़बरदस्ती लेके आनी पड़ी हमें, क्यों, क्योंकि जब 1991 में गए IMF के पास लोन लेने, आपको पता हो अगर, तो मैंने आपको बताया था कि IMF ने बेल आउट दिया। बेल आउट क्या होता है, जब हमें कोई फंड करता है, हमें सिचुएशन जो हमारी ख़राब सिचुएशन है, जैसे कोई बैंक अगर डूब रही है, RBI ने उसको पैसा डाला उसमें, यानी उसने बेल आउट किया, ठीक है। तो IMF ने बोला लोन तो देंगे आपको, लेकिन आपको कुछ चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी अपनी इकोनॉमी में, तभी लोन देंगे कुछ शर्तों पे। कल भी मैंने आपको चीज़ बताई थी। इस वजह से हमने क्या किया, 1991 में और 1992 में अभी कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया, और हमने फोकस किया LPG रिफॉर्म्स पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया। उसने ये बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलो, इन्वेस्टमेंट लाओ, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। ये जो मतलब शांत हो के आप बैठे हो, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, एक्सपोर्ट को वो डिमोटिवेट कर रहे हो, तो उसको खोलो, उसको, ठीक है, लिबरलाइज करो इकोनॉमी को, ठीक है, और आप प्राइवेटाइज करो, ग्लोबलाइज करो। ग्लोबलाइज मतलब बाकी देशों की इकोनॉमी से भी जुड़ो, प्राइवेट प्लेयर्स को भी खेलने का मौका दो, इन्वेस्टमेंट भी लो बाकी बाहर देशों से, तब आपको फॉरेक्स जो है आपके पास बढ़ेगा। तो इस वजह से हम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए थे 1991 में, जो हम अभी आगे देखेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। उसमें यही था LPG, उसमें यही मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किस तरह से आता है, ठीक है। तो 1991 और 1992 तक, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1990 मतलब 2 साल तक रफली आपका चला एनुअल प्लान। यहाँ पे हमने चलाया अपने एनुअल प्लान, ठीक है, एनुअल प्लान चलाया हमने, और इसी वजह से 1992 से फिर 8th 5 ईयर प्लान आता है। अभी आप समझ गया ना कि क्यों ये 2 साल का मतलब यहाँ पे ब्रेक रहा, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। तो फिर हम एनुअल ये लेके आए थे, मतलब एनुअल प्लान लेके आए थे 1991, और 1991 में आपकी राजीव गांधी जी की डेथ भी हो चुकी थी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 मई को इनकी डेथ हुई थी। खैर वो तो डी में नहीं पूछेगा, लेकिन 1991 में इनकी डेथ हो गई थी राजीव गांधी जी की, ठीक है। तो उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान आता है 1992 में, ठीक है। PV नरसिम्हा राव जी की समय गवर्नमेंट थी, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। PV नरसिम्हा राव कांग्रेस के ही थे, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने इकोनॉमी को हमारी रिवाइव किया। LPG रिफॉर्म्स लाने में उनका काफ़ी बड़ा रोल था हमारे मनमोहन सिंह जी का, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 8th 5 ईयर प्लान के बारे में। 8th 5 ईयर प्लान जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये कब से कब तक चली, 1992 से लेकिन 1997 तक। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी, न्यू एक तरह से इंडिकेटिव पॉलिसी लाई गई। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, पहले पूछ ले जल्दी से, ठीक है। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ख़राब हो रहा था, उसको यहाँ पे सही करने की मतलब बात कही गई,
ठीक है। इकोनॉमी को काफ़ी लिबरलाइज किया गया, सारी चीज़ें करी गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए बहुत सारे, ठीक है। ना सिर्फ चलो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड फिस्कल रिफॉर्म्स लाए गए। अगेन रिपीट, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पीवी नरसिम्हा राव जी सारा काम कर रहे थे अभी, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है उसको कम किया गया, शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइंड। अब आप बोल सकते हैं क्यों पब्लिक सेक्टर डिक्लाइंड, क्यों डिक्लाइन हुआ होगा? यहाँ पे लाइसेंस राज खत्म हुआ, लाइसेंस राज खत्म हुआ, लाइसेंस राज एंडेड हम बोल सकते हैं। क्यों सारी चीज़ें हुई, आप रिलेट कर पा रहे हैं ना? एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज। अभी क्या थी हमारी सरकार, मतलब नहीं हर जगह हमारा ही कंट्रोल होगा, सरकार बोलती थी प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएगा, ना इन्वेस्टमेंट आएगा, कुछ नहीं होगा। अब मजबूरी में सब कुछ खोलना पड़ा। लाइसेंस राज क्या था? लाइसेंस राज ये था कि अगर प्राइवेट प्लेयर को कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कुछ भी करना है, तो पहले आके हमसे लाइसेंस लो, हमसे मतलब गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी तुम्हें लाइसेंस देना है कि नहीं देना है। तो वो एक तरह से बहुत फ्रीली प्राइवेट प्लेयर्स खेल नहीं पा रहे थे, तो उनको खेलने के लिए मौका दिया गया, लाइसेंस राज को हटाना पड़ा गवर्नमेंट को। पब्लिक सेक्टर का डिक्लाइन देखने को मिला उनके शेयर को, क्यों? तो उनकी भागीदारी धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे अभी अगर प्रेजेंट डे में बात करें तो हमारी गवर्नमेंट पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी हिस्सेदारी वो कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको कि विनिवेशीकरण बोलते हैं। इसमें ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट में कि गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग या तो पूरी तरह से बेच देगी, या फिर अब वो उसका सिर्फ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अभी 51% शेयर हैं उसके, तो यानी एक मेजर शेयर होल्डिंग है, अभी वो उसकी सिर्फ 30% बची, तो उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से ही चली गई, मतलब ये कि मेजर प्लेयर वो नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपसे पूछ ले लाइसेंस राज कब खत्म हुआ, कब से पब्लिक सेक्टर में डिक्लाइन खत्म होने लगा, मतलब पब्लिक सेक्टर का डिक्लाइन होने लगा, ठीक है, शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन, तो आप बता सकते हैं किसमें। और ये इसको हम इंडिकेटिव पॉलिसी बोलते हैं, बिकॉज इंडिकेट कर करके हमने वहाँ से अपना जो शेयर है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ने अपना वो कम करना स्टार्ट किया, तो इसको न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी भी के नाम से भी जानते हैं, 8th 5 ईयर प्लान को। ठीक, अब आते हैं और यहाँ पे टारगेट नहीं बताया, चलो। तो यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा था दैट वाज अ 5.6%, और अचीव पता है कितना किया? अचीव हमने किया यहाँ पे 6.8%, हाईली सक्सेसफुल इसको बोल सकते हैं, बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें उछाल मारी। अब यहाँ पे जितने भी 5 ईयर प्लान है ना, अब वो सब बहुत ही छोटे छोटे से और बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस रखते नहीं, और ना ही इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो ये आपका 1997 से लेकर 2002 तक चलता है। इसका जो टारगेट था दैट वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। बस ये टारगेट मतलब ये बस आपको मोटो इनका जो है वो याद रख लेना है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस और समानता लेके आनी है। अब क्या है भाई, सबका पेट भर गया, इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो गई, सब कुछ हो गया, अब समानता की बात करेंगे। वही तो है ना, जब आदमी किस तरह से जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले अपना पेट भरूंगा, जी पेट भर गया, अच्छा अब कुछ काम एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, मतलब गरीबी हट गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, अब एम्प्लॉयमेंट मिल गया, अब और इनकम बढ़नी चाहिए, नहीं कि हमें समानता मिलनी चाहिए। जो लोगों की धीरे धीरे वो बढ़ती है ना, इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं मैस्लोव्स हायरार्की लॉ। मैस्लोव एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक हायरार्की लॉ मतलब हायरार्की लॉ दिया था कि भाई लोग पहले अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करते हैं, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे ऊपर आती है इंटेलेक्चुअल नीड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मुझसे कोई बात, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक भिखारी है मान लेते हैं, तो उसको अगर मैं बोलूँ कि भाई स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलो चलो, विपासना मेडिटेशन करते हैं, तो क्या बोलेगा मुझे? अब पता है ना क्या जवाब देगा वो, है ना, कि पहले पेट तो भरे तब तो भजन करें, है ना कि नहीं। तो ऐसे आपको रिलेट करना है धीरे धीरे कि कैसे एग्रीकल्चर पे था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकंड में हमने फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, थर्ड में बोला कि यार नहीं एग्रीकल्चर को तो हम भूल ही गए और बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे थे, तो इसी वजह से थर्ड में हमने बोला कि नहीं भाई इतना जल्दी नहीं करना और सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनना है। फिर थर्ड के बाद क्या हुआ, थर्ड के बाद क्योंकि हमारा चीज़ें वो हो गई, तो इस वजह से हमने हॉलीडे लिया 3 साल का, 66 से लेकर 69 तक हॉलीडे लिया। फिर फोर्थ में घूम गया, फोर्थ में हमने बोला कि ग्रोथ तो चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी के साथ चाहिए, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया। फिफ्थ में हमने बोला कि भाई अब गरीबी को हटाओ, ठीक है, सब कुछ हो गया, खाना पेट भर गया, इंडस्ट्री डेवलप हो गई, सब कुछ, अब गरीबी को हटाना है और सेल्फ रिलायंस को वो करना है। और यहाँ पे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 20 पॉइंट प्रोग्राम हमने यहाँ पे लॉन्च किया 5th 5 ईयर प्लान पर। 5th 5 ईयर प्लान में हमने आरआरबी को भी इंट्रोड्यूस किया। फिर छठे पे आए हम, लेकिन छठे में आने से पहले गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। अब 5 साल तो रह ली, ऐसे याद रखो 5
5 ईयर प्लान आ गए, 5 पंचवर्षीय योजना आ गए, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, 2 साल के लिए आ गई। या कौन से 1978 19 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान, जनता गवर्नमेंट आ गई, रोलिंग प्लान लेके आई, यानी हर साल वो पूरा अपने टारगेट फिक्स करते थे और उसको देखते थे, उसको मॉडिफाई करते थे टारगेट्स को। 1980 में अगेन गवर्नमेंट चेंज होगी, कांग्रेस आ गई, तो अब 6th 5 ईयर प्लान में उन्होंने बोला कि हम पॉवर्टी भी हटाएंगे, हम नेशनल इनकम वो जनरेट करेंगे, हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, सारी चीज़ें, और ये थोड़ा सा सक्सेस रहा था। 7th में हमने क्या बोला, 7th में हमें याद रखना है, राजीव गांधी जी थे FWP, F से फूड, W से वर्क एंड P से प्रोडक्टिविटी, तो यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना है, वर्क एम्प्लॉयमेंट देना है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। 8th अभी हमने पढ़ा कि 8th में क्या था कि भाई इंडिकेटिव प्लानिंग, लेकिन 8th 5 ईयर प्लान आने से पहले 2 साल आपके एनुअल प्लान आए थे 91 और 92 में, ठीक है, जहाँ पे हमने LPG रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे, और 92 से लेकर 97 तक हमारा 8th 5 ईयर प्लान था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इंडिकेटिव प्लानिंग। और 9th 5 ईयर प्लान हमने देखा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक। फिर आते हैं 10th 5 ईयर प्लान में, अब यहाँ पे कोई ब्रेक आता नहीं है, ठीक है, अब लगातार ही आपके ये रहेंगे। 10th 5 ईयर प्लान आपका चलता है 2002 से लेके 2007 तक, 2007 तक आपका ये चलता है, 2002 से लेके 2007 तक। यहाँ पे जो टारगेट वगैरह थे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैंने आई थिंक टारगेट नहीं बताया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना टारगेट था और कितना अचीव किया। तो जो 9th 5 ईयर प्लान था, यहाँ पे टारगेट तो था हमारा 6.5% का, बट जो अचीव किया वो 5.4% ही हम अचीव कर पाए। 10th 5 ईयर प्लान में यहाँ पे टारगेट हमारा था कि 8% अचीव करेंगे, बट जो हम अचीव कर पाए दैट वाज 7.6%, यानी कि कम ही, अभी हम एक तरह से उतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं। इसमें अगर आपसे पूछेगा 9th और 10th में, तो 9th वाले में तो ये इसका मोटो और टारगेट और अचीव पूछ सकता है, और 10th में टारगेट अचीव, बिकॉज इसमें ज़्यादा कोई मोटो वगैरह उतना खैर कुछ था नहीं, ठीक। यानी यहाँ पे एक तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह को और वो कंसोलिडेट किया गया, बिकॉज आप जानते हैं 1993 में हम लोगों ने पढ़ा था, 73rd अमेंडमेंट आया था और उसके तहत हमारे मैंडेशन ऑफ पंचायती राज सेटअप लाया गया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, बताइए जरा कमेंट में। 11th 5 ईयर प्लान पे आता है। 11th 5 ईयर प्लान जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक चली, 2007 से लेकर 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक चलती है ये। टारगेट इसका था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका ये जो टारगेट है, टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें जो टारगेट रखा गया था दैट वाज 9% का, बट अचीव कितना हुआ हमने, 8% का हुआ, ठीक। फिर आ जाते हैं आखिरी 5 ईयर प्लान पे, दैट इज़ 12th 5 ईयर प्लान। अब इसके बारे में उतना डीप में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज पूछता नहीं उसके बारे में उतना, ठीक है, जितना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उतना ही नीडेड है, नहीं बताने को तो फिर पूरा क्लास ही इसी पे ही हो सकता है 2 घंटे का। 2012 से लेके 2017 तक इसको होना था, लेकिन आप जानते हैं कि 2017 तक ही चल नहीं पाया क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई। बट यहाँ पे टारगेट क्या था, टारगेट था फास्टर, ठीक है, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर मैं हिंदी में इसको बात करूं तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं 11th वाले को कि तीव्र, ठीक है, तीव्र अधिक समावेशी विकास, तीव्र अधिक समावेशी विकास। यहाँ क्या है, तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास, यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई एंड दैट इज सस्टेनेबल, यानी कि फास्टर जल्दी से करना है, ज़्यादा करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है हर एक सेक्शन ऑफ पीपल को लेना है, जैसे कि SC ST इन सब को, पुअर हो गए, इन सब का एक तरह से ग्रोथ, उसको बोलते हैं क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ। उन सब का कलेक्टिव ग्रोथ होगा, उसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। और अगर इंक्लूसिव के साथ साथ अगर हम सस्टेनेबल ऐड कर देंगे तो 12th 5 ईयर प्लान का टारगेट हो जाएगा। इंक्लूसिव के साथ साथ अगर हम सस्टेनेबल को भी ऐड कर देंगे तो सस्टेनेबल का मतलब है कि इस तरह से ग्रोथ करो कि भाई आगे जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी कुछ ग्रोथ, मतलब ऐसा ना हो कि हम इकोनॉमी जो अपना एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरह से चूस लें और आगे के लिए हमारी ग्रोथ ना बचे, ठीक है। एक होता ना कि एक जैसे हो गया स्प्रिंट हो गया और एक हो गया मैराथन, तो सस्टेनेबल इज लाइक मैराथन। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल का मतलब है कि वो चीज़ें सस्टेन करती रहनी चाहिए। तो वो 12th 5 ईयर प्लान जो कि हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, बिकॉज 2012 से लेकर 2014 तक ही चल पाया, आपको पता है, बिकॉज 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई और यहाँ से प्लानिंग कमीशन को एक तरह से स्क्रैप कर दिया गया, 5 ईयर प्लान को स्क्रैप कर दिया गया और उसकी जगह पे नीति आयोग को ले आया गया। नीति आयोग आपको पता है 1 जनवरी 2015 को इसको सेटअप कर दिया गया, 1 जनवरी 2015, जो कि एक
थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, ठीक है, थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। अब यहाँ तक बताइए किसी का कोई डाउट, तब मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख लेते हैं। 5 मिनट का टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और उसके बाद लगाएंगे हम लोग क्वेश्चंस। सर अच्छा चलो प्राइम मिनिस्टर बता देते हैं, और कुछ डाउट किसी का? प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं अभी। और कुछ डाउट? फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, और डाउट सभी लोग लिखते जाएंगे, जिसका जो होगा। तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर बता देता हूँ, ठीक है। पहले में हमारे जवाहरलाल नेहरू ही थे। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो प्लानिंग कमीशन था ना, एक सेकेंड, जो प्लानिंग कमीशन था, जैसे नीति आयोग ने जिसको रिप्लेस किया, तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी तरह प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होता था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी, इसका एक इम्प्लीमेंटिंग विंग था जो इम्प्लीमेंट करता था जो प्लान्स होते थे उनको, उसका भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता था, ध्यान रखना, ठीक है। हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा, इंटीग्रेटेड जो हमारी इंटर स्टेट काउंसिल होती है आर्टिकल 263, उसके तहत भी हमारा चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। हम आगे पढ़ेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है एनडीए में, उसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू में शॉर्ट में नेहरू लिखूंगा आगे, ठीक है। तो फर्स्ट में भी आपके फर्स्ट में नेहरू जी थे, सेकंड में भी आपके नेहरू जी ही थे, ठीक। थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर बात करें, थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 से लेकर 66 तक चला था, इसमें भी आपके नेहरू जी ही थे, ठीक है। फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ टाइम के लिए आ गए थे, कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर उनकी भी डेथ हो गई थी, है ना। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारी आ गई थी इंदिरा गांधी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, आपकी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान में भी, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में भी आपकी इंदिरा गांधी थी, है ना, इंदिरा गांधी, ठीक। फिर अगर बात करें रोलिंग प्लान आता है, ये इस टाइम पे कौन था? रोलिंग प्लान के टाइम पे आपकी जनता गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जनता गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। सेवेंथ 5 ईयर प्लान में अगर बात करें अगेन, सॉरी एक सेकेंड, रोलिंग प्लान के बाद सिक्स्थ होगा ना, सिक्स्थ में थे आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बेटी, यू नो कि 1984 में ही उनकी डेथ हो गई, तो 1984 से 85 उनके बेटे राजीव गांधी ने चलाया 6th 5 ईयर प्लान को, और फिर 85 से आपका फिर मतलब पूरी तरह से राजीव गांधी ने ही चलाया, ठीक है, 90 तक राजीव गांधी जी, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसके बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान, पीवी नरसिम्हा राव, बिकॉज 1991 में उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे याद रखो, जब इंडिया को आईएमएफ जाना पड़ा या फिर इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तभी जो है क्राइसिस हो गया कांग्रेस में, है ना, और गांधी जी की हो गई डेथ, राजीव गांधी जी की, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंडिकेटिव प्लानिंग है, चलो तो यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान की बात करें, 1907 से लेके 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। भले ये कांग्रेस से नहीं थे, लेकिन बट फिर भी इन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया था 5 ईयर प्लान को, तो अटल बिहारी जी थे हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए थे यहाँ पे 1907 से लेके 2002 तक। और 10th, ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान में 2 लोग, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी, एंड इसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी तो मनमोहन सिंह जी आ गए थे, ठीक है, मनमोहन सिंह, 2 लोग थे, तो इस वजह से पूछेगा नहीं। 11th 5 ईयर प्लान में अगर बात करें, मनमोहन सिंह। 12th 5 ईयर प्लान में मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह ही थे आपके, ठीक। और ये तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया था, 2 साल तक चला था। और कुछ डाउट किसी का? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पे आए, पीएम राज रहेगा 1992 सीरीज में, अच्छा। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक टाइप है वही डिसइन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे मतलब देखो, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया कि गवर्नमेंट ने कुछ हिस्सेदारी बेच दी। गवर्नमेंट अगर
अपनी जो मेजर हिस्सेदारी है, यानी अगर 50% से नीचे, मतलब ये टाइप है डिसइन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे 50% से भी कम शेयर अगर गवर्नमेंट के पास बचता है, उस तरह के डिसइन्वेस्टमेंट को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। बस एक टाइप है और कुछ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। वीडियो प्राइवेट क्यों जाती है? बिकॉज ये पेड बैच की वीडियोज़ हैं, क्लासेज हैं जो चल रही हैं अभी, है ना। नीति आयोग का काम क्या होता है? नीति आयोग एक तरह की रिकमेंडेटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक तरह की आप बोल सकते हैं रिकमेंडेटरी बॉडी, थिंक टैंक है। ये सोचता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है डिफरेंट, ठीक है, रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को कि किस तरह से क्या, मतलब विज़न डॉक्यूमेंट लेके आता है अपना कि भाई इतना हमारा 5 साल का विज़न होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब जो प्लानिंग कमीशन था, बट उतना ज़्यादा पावर नहीं है अगर देखा जाए नीति आयोग के पास, ठीक है। तो विज़न डॉक्यूमेंट देता है, रिपोर्ट, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम लोग पढ़ेंगे संडे के दिन। हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्या, मतलब क्या है हॉर्टिकल्चर क्या है? अच्छा, हॉर्टिकल्चर मतलब किस 5 ईयर प्लान में? अच्छा, ओके 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 ओके। तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन करके आया था, तो वो 10th में आया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले तो वो मिशन था, ठीक है। मुझे ऐसे हॉर्टिकल्चर लिखोगे तो ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर मिशन था, नेशनल हॉर्टिकल्चर। जिन लोगों ने, तो हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? एक तरह से जो बागबानी है उसको प्रमोट करना। और कुछ डाउट? सर कमिटीज़ भी करा दो। कौन सी कमिटीज़? गो हेड, ओके। कौन सी कमिटीज़? नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सब पॉलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, ठीक है। सीईओ आप बताएंगे जल्दी से कौन है? और 1 जनवरी 2015 को सेटअप हुआ था, ये कर चुके हैं। अब आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, अब ये हैं क्या चीज़, क्यों लाने पड़े ये औद्योगिक नीतियाँ? देखो होता क्या है, जैसे मान लो औद्योगिक नीति, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूँ, तो कहाँ सेटअप करूँगा? जनरल सेंस में अगर आप इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से मेरे सोचो तो कहाँ सेटअप करेगा? रूरल में कि अर्बन में? बताइए मुझे। अर्बन में, क्योंकि मेरा मेन जो टारगेट है वो प्रॉफिट है। बस प्रॉफिट जनरेट हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करके हो, चाहे जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, चाहे उनका मतलब शोषण करके हो, चाहे कैसे भी हो। मोस्टली इंडस्ट्रीज़ का यही होता है ना। और वो ऐसी जगह सेटअप करेंगे ऑब्वियस बात है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, और कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो सके आसानी से, इंटरनेट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें एक इंडस्ट्री को वही सेटअप करने से पहले देखता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या देखती है, और ख़ासकर उस टाइम की गवर्नमेंट जब हम आज़ाद हुए थे, सोशलिज़म को ही देख रही थी कि किस तरह से हम इनइक्वालिटी को कम करें और सभी लोगों में एक तरह से हम क्या कर रहे थे धीरे धीरे। जैसे हमने ज़मींदारी अबॉलिश करी, याद आ रहा है आपको? फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 9th शेड्यूल, हमने ज़मींदारी को अबॉलिश किया। क्यों किया? ताकि एक लैंड सीलिंग डिसाइड करी कि भाई इतने से ज़्यादा आप लैंड होल्ड कर सकते हो, फिर हम नहीं तो वो उतनी लैंड लेके बाकी लोगों में बांट देंगे जो लैंडलेस लोग हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक तरह से गवर्नमेंट हमारी सोशलिस्ट टाइप थी, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेके आ रही थी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो जो फर्स्ट 5 ईयर, मतलब सॉरी 5 ईयर प्लान बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी रेजोल्यूशन है वो आता है 1948 में, ठीक है। फर्स्ट इसको रेजोल्यूशन बोला गया, मतलब बाद में फिर इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोला गया, फिर पहले इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बोला जाता था। 1948 में आया, और इस समय थे हमारे, मतलब कौन इसमें मेन एक तरह से ब्रेन चाइल्ड हम बोल सकते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके मेन ब्रेन चाइल्ड हम बोल सकते हैं। अगर मैं इसको देखो वैसे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। एक तो 1991 से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले आई थी, 1991 से पहले, और दूसरी 1991 से बाद में। अब 1991 आप समझ रहे हो, ईयर ऑफ डिवाइड इन इकोनॉमिक सेंस, है ना? क्यों? समझ गया आप? एलपीजी रिफॉर्म्स। तो 1991 से पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी उनका मेन टारगेट था कि किस तरह से भाई हमें सोशलिस्ट टाइप टेंडेंसी थी इनकी, कि बस हमें गवर्नमेंट प्राइवेट को दूर रखना है, प्राइवेट को एकदम कंट्रोल करके रखना है, रेगुलेट करके रखना है,
मतलब गवर्नमेंट का ही मेन वो रोल होना चाहिए। तो ये था इनका। तो एक तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मोनोपोली, गवर्नमेंट की बहुत सेक्टर से मोनोपोली थी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मोनोपोली थी और बिल्कुल ही पूरा एक्सक्लूजन था प्राइवेट प्लेयर्स का, लेकिन ये था कि हाँ मोनोपोली थी बहुत सारे सेक्टर्स में। जैसे कि अगर बात करें एटॉमिक एनर्जी हो गई, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, इन सब में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं मोनोपोली भी घट रही है, मतलब सॉरी मोनोपोली घट रही है, एक तरह से बोल सकते हैं कि धीरे धीरे सोशलिज्म से हम कैपिटलिज्म की टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। खैर वो एक अलग अपना डिबेट का वो मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे हम डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पहली आपकी औद्योगिक नीति कब आई थी, तो 1948 में आई थी, ठीक है। फिर दूसरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1956 में। अब रिकॉल करिए, मैंने आपको बताया था कि सेकंड 5 ईयर प्लान भी 1956 में ही स्टार्ट हुआ था। क्या टारगेट था उसका, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि नहीं, तीव्र औद्योगिकरण, जहाँ पे अपने रौरकेला, दुर्गापुर, भिलाई ये सब सेटअप किए थे। तो 1956 में ही हम सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को लेके आए, ठीक है। और इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये पता है किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने एक तरह से इंडस्ट्रीज़ का डाइवर्सिफिकेशन किया, इंडस्ट्रीज़ का डाइवर्सिफिकेशन किया। किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन किया ना, व्हाट इज दिस डाइवर्सिफिकेशन मीन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है इंडस्ट्रीज़ को बाइफरकेट किया, डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को। जैसे उन्होंने बोला इस तरह की इंडस्ट्रीज़ इस ग्रुप में आएंगी, इस तरह की इंडस्ट्रीज इस ग्रुप में आएंगी, इस तरह से, ठीक है। यानी कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और जो बच गया वो मेरे पीछे आओ, उस तरह से। तो इसमें शेड्यूल ए, ठीक है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, 3 शेड्यूल में इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई किया गया। शेड्यूल सी में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो पब्लिक सेक्टर वाली थी, यानी कि जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही खेल सकती है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं। टोटल ऐसी 17 इंडस्ट्रीज़ थी। पूछा है 2022 में भी सीजे में भी क्वेश्चन आए, 2023 में भी आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पूछेगा पहली वाली कब आई थी, 1948 में आई थी। और इसने एक तरह से बोल सकते हैं कि लाइसेंस राज की शुरुआत हुई है यहाँ से, लाइसेंस राज की शुरुआत हुई यहाँ से, जो कि कहाँ पे जाके ख़त्म होता है आपने अभी पढ़ा है, फिर अभी देखेंगे। शेड्यूल बी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों थी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों थी। इसमें टोटल आपकी थी 12 इंडस्ट्रीज़, और जितनी बच गई वो सारी ओनली इसमें प्राइवेट वाली थी। ऊपर सिर्फ ओनली गवर्नमेंट, बीच में दोनों, और यहाँ पे ओनली प्राइवेट। यहाँ पे रिमेनिंग वाली जो 17-12 के बाद बच गई वो शेड्यूल सी में थी आपकी। तो यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद जो आपके जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आती हैं, चाहे 1973 में हो, चाहे आपका 1977 में हो, ये सब कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सटेंशन थी 1956 की पॉलिसी का। तो इससे कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा नहीं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ 1956 की पॉलिसी थी, मतलब उसमें बस थोड़े बहुत चेंज करके लाया जा रहा था, ठीक है। मेजर फोकस इसमें था डिसेंट्रलाइजेशन का, मेजर फोकस ऑन सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण पे इसका मेन फोकस था। डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस था, रिकॉल करिए 1975 में इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, और पूरा केंद्रीकरण कर रही थी, ठीक है। जब केंद्रीकरण कर रही थी तो उन्हें लगा कि अब ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से धीरे धीरे उन्होंने अब डिसेंट्रलाइजेशन 1977, आपको पता है 1978 में सरकार गिर गई। इससे पहले कि कुछ वो करती, डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस ही किया था कि सरकार उनकी गिर गई, ठीक है। मेजर फोकस था डिसेंट्रलाइजेशन पे, और इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी या फिर उनको प्रायोरिटी दी। गेव प्रायोरिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, गेव प्रायोरिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको कि टाइनी यूनिट बोला गया, उनको टाइनी यूनिट बोला जाता है, ठीक है, उनको उन पे फोकस किया। और इसने जो MNCs हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए, इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज दैट इज़ MNCs। और ये जो हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे फिर ख़त्म होता है 1991 में जाके सारी चीज़ें जो धीरे धीरे एंड। अभी आई थिंक वॉइस आ रही है ना, वॉइस कट गई थी बीच में, अभी आ रही है वॉइस।
चलो, तो अगर अभी आ रही है, ठीक आ रही है, ओके। तो 1977 के बाद आती है आपकी IPR एक 1980 में, वो भी कोई बहुत ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना इस पॉलिसी की वजह से आपका कल पढ़ाया था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में जो आया था, फेरा एक्ट 1973, और जो MRTP एक है, MRTP क्या है, MRTP मोनोपलीज, ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, मोनोपलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये स्टार्ट हुई। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस MRTP एक्ट लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था, वो इसी पॉलिसी की वजह से आया था, बस इससे याद रखिएगा। और इसमें और क्या हो सकता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि इसने एक फाउंडेशन ले किया, मतलब जो अभी 1991 में हमारी आती है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये लास्ट थी, तब से आज तक कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई नहीं है, तो ये लेटेस्ट वाली आप बोल सकते हैं 1991 में जो आई थी, इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है ऑफ 1991। इसने ही आपके क्या लाए, LPG रिफॉर्म्स लेके आया, और यहीं से ही हमारी जो है एक सोशलिज्म टाइप ऑफ इकोनॉमी है वो धीरे धीरे मिक्स्ड की ओर बढ़ गई, मिक्स्ड हो गई हमारी इकोनॉमी, ठीक है। यहीं से हमारा एक तरह से FDI सीलिंग इंक्रीज करी, FDI सीलिंग इंक्रीज की। FDI हमने कल पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस हेड में आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस हेड में आएगा FDI, बताइए जरा। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट किया स्टार्ट होने लगा, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर स्टार्ट हो गया, एंड ऑफ लाइसेंस राज हो गया, एंड ऑफ लाइसेंस राज, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली 1991 में। अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन, बिकॉज दोनों हमारे टॉपिक हो चुके हैं ख़त्म, और अब करते हैं क्वेश्चंस। अब आपको पता चलेगा कि जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी क्या उनको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे सामने है, ये रहा, जल्दी से करिए। द 5 year प्लान्स ऑफ इंडिया वर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ प्रोग्राम्स मॉडल्ड आफ्टर दोज प्रिवलेंट इन विच कंट्री। कैपिटल अकाउंट में आता है, बिल्कुल सही है सभी का, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे FDI हो चाहे FPI हो, और FDI FPI में कौन सा आपका हॉट मनी होता है जो जल्दी आता है और जल्दी जाता है, स्टेबल नहीं होता है, कौन सा होता है, कौन से कमीशन, कुमकुम जी कौन से कमीशन की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए तुम समझ में आए। आंसर क्या होगा, बिल्कुल सबका सही USSR होगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है, रशिया से लिया। पीरियड क्या था 12th 5 year प्लान का, 12th 5 year प्लान जो हमारा एक तरह से लास्ट वाला था, क्या 5 year उसका टारगेट मतलब ड्यूरेशन था 2012 से लेके 17 तक, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही आंसर होगा, जो 2012 से लेके हॉट मनीज अनस्टेबल, बिल्कुल ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबका सही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपका स्टेबल नहीं होता है और आपका उसको हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द फोकस ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना CPO 2022 में फोकस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पे था, सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या फिर पब्लिक, किस पे था फर्स्ट 5 year प्लान, आपका एग्रीकल्चर। पहले हमने पेट पूजा करी अपनी। व्हाट इज़ नॉट अ गोल ऑफ 5 year प्लान, तो इनमें से पंचवर्षीय योजनाओं का क्या लक्ष्य नहीं है, अच्छा वो वाले कमीशन, हाँ नहीं वो तो पॉलिटी में हम लोग के कुछ हो ही चुके हैं ना कमीशन, वो तो चलिए। व्हाट इज़ नॉट अ गोल ऑफ 5 year प्लान, तो ऑप्शन आपके हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई GDP ग्रोथ, इक्वल बेनिफिट टू पीपल, सेल्फ रिलायंस भी हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ठीक है, इक्वल बेनिफिट मिले सभी को, हाई GDP ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ टारगेट थोड़ी ना हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को तो कम करना था, बताइए कौन से 5 year प्लान में हमने ये टारगेट रखा था, ये पॉपुलेशन कम करनी है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस में आया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 4th 5 year प्लान में आया था। किस तरह से याद करना था कि भाई 1971 में वॉर हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया था इमिग्रेंट्स का, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इसलिए हमने बोला कि फैमिली को भाई थोड़ा सा देखो, है ना, 2 बच्चे मीठी खीर, है ना, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये हमने स्टार्ट किया था 4th 5 year प्लान में। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा कोई टारगेट नहीं था कि और पॉपुलेशन बढ़ाओ, ये तो एकदम नेगेटिव चीज़ हो गई। द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 9th and 10th 5 year प्लान वर, 9वें और 10वें वाले के एक्चुअल में, मतलब जो टारगेट नहीं, एक्चुअल में कितना वो हुआ था। तो अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी स्पेसिफिकली कि 9th 10th
9th और 10th में कुछ है नहीं पूछने वाला, पूछेगा तो उनका टारगेट और कितना अचीव किया वही पूछ सकता है। तो अगर हम याद करो 9th वाले में हमने कितना टारगेट रखा था, 9th वाले में हमने टारगेट रखा था 6.5% का, अचीव कितना किया, अचीव 5.4% किया। अगर आपको सिर्फ इसी का पता है तो भी इसका आंसर आ जाता आपका। 10th 5 ईयर प्लान में कितना टारगेट रखा था, इसमें रखा था 8% का, अचीव कितना कर लिया 7.6% का। ठीक, यहाँ पे आप सिमिलर वाली ऑप्शन भी लगा, स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, तो नीचे इसका इरेजर आता है वो कहाँ गया, रुको जरा। तो यहाँ पे चलो कोई नहीं, यहाँ पे आप सिमिलर ऑप्शन वाली स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं। 7.6 7.6 यानी दो ऑप्शन ये सिमिलर हैं, आगे तो कुछ सिमिलर मिल ही नहीं रहा, ओहो आगे भी सिमिलर मिल रहा है तो फिर वो नहीं लग पाएगी। या तो इस तरह से कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन आपके सिमिलर हो रहे हैं तो उस हिसाब से तो फिर गलत आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर वाली स्ट्रैटेजी आपकी फेल कर रही है। अगर आप आगे से गए, पीछे से गए तो काम कर जाएगी, लेकिन आगे से ना तो पीछे से कहीं से काम नहीं करेगी, फेल कर रही है यहाँ पे आपकी जो सिमिलर ऑप्शन वाली स्ट्रैटेजी है। और ये रेज़र क्यों नहीं आ रही इसमें यार, रुकना जरा एक सेकेंड। चलो, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज द ऑब्जेक्टिव विच 5 वॉइस भी पता नहीं क्या रहा, अभी सही आ रही है आई थिंक वॉइस। तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी चाहिए, विथ स्टेबिलिटी चाहिए एंड सेल्फ रिलायंस चाहिए। किसमें था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में नहीं, सेकेंड 5 ईयर प्लान में बोला था हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। ठीक है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी ये था हमारा 4th 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा कि हमें ग्रोथ भी करना है बट विद स्टेबिलिटी, क्योंकि हमने 3rd 5 ईयर प्लान में देख लिया कि भागने के चक्कर में हम पूरी तरह से मुंह के बल गिर गए। ठीक है, इस वजह से अब हमें आराम से चलना है। चूज़ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर प्लान और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए करते हैं, बताइए कौन से 5 ईयर प्लान में कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, आई होप आप रिकॉल कर पाएंगे। 7th 5 ईयर प्लान में पीवी नरसिम्हा राव थे, नहीं, कौन थे वो, तो 8th 5 ईयर प्लान में आए थे पीवी नरसिम्हा राव। 7th 5 ईयर प्लान में हमारे राजीव गांधी जी थे। ठीक है, 7th वाले में। और 7th वाले में एक चीज़ याद रखना, इसमें जवाहर रोजगार योजना भी स्टार्ट हुई थी। ये शायद पता नहीं मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया आपको, लेकिन ये चीज़ को नोट करिएगा, जवाहर रोजगार योजना FWP अगर आपको याद हो, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, उसी में जवाहर रोजगार योजना भी ऐड करिएगा नोट्स में। ठीक, 4th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान में तो हमारी इंदिरा गांधी जी आ गई थी। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, इंदिरा जी आ गई थी। 5th 5 ईयर प्लान में तो इंदिरा जी थी, करेक्ट पेयर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बिकॉज 6th में भी इंदिरा गांधी जी थी, तो यहाँ पे आपका 5th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी जी थी, करेक्ट पूछ रहा ऑप्शन नंबर बी। 8th पे आते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्टेड ड्यूरिंग द विच 5 ईयर प्लान, प्रधानमंत्री रोजगार योजना मैंने आपको अभी करवाया था, बताइए प्रधानमंत्री रोजगार योजना। हिंट देता हूँ, इंडिकेटिव प्लानिंग किस में आई थी, इंडिकेटिव प्लानिंग याद करिए, ये एनुअल प्लान के बाद जो 5 ईयर प्लान आए थे, 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसी में आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। अगला सवाल है 9th, सेकेंड 5 ईयर प्लान हैड अ मेजर गोल ऑफ अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट, सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या मेजर टारगेट था। CGL 2023 में पूछा गया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लगे हुए हैं आपके। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख लक्ष्य हासिल करना निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, नहीं, हमारा टारगेट था भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। 10th, वाई इज PC महालनोबिस नेम टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में PC महालनोबिस के नाम पर की चर्चा क्यों की जाती है। He conceptualized the framework for the second 5 ईयर plan. He was the finance minister during the 5 ईयर plan. He established the Institute of Economic Growth, या फिर he was the chairman of planning commission. तो ये 5 ईयर प्लान में इनका नाम इसलिए आता है बिकॉज सेकंड 5 ईयर प्लान इन्हीं ने ही फ्रेमवर्क वो तैयार किया था। पहला वाला हेराडोमर मॉडल, दूसरा PC महालनोबिस, चौथा आपका रुद्र एलन मॉडल, या फिर उसको हम बोलते हैं कि वो आपके गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था। कहीं पे थर्ड वाले को गडगिल मॉडल पे बेस बोल देते हैं। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान हमारा बेस था DP धर मॉडल पे, ये हमने चीज़ें देखी। 11th, इन 5 ईयर प्लान हॉलीडेज इज़ फ्रॉम, प्लान हॉलीडे यानी कि जो आपकी योजनागत छुट्टियां हैं बोल सकते हैं, या फिर इसको और क्या बोलते हैं योजनागत, यही बोलते हैं शायद, योजनागत छुट्टियाँ। ठीक है, तो योजनागत अवकाश, हाँ योजना अवकाश, ये कब से कब थे, तो ये हमारे 3rd 5 ईयर प्लान 1966 तक चला था, तो 1966 से लेकर 69 तक हमारे हुए थे
प्लान हॉलीडेज। और उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था 69 से लेके आपका 74 तक, जहाँ पे हमने टारगेट रखा था क्या, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। और फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। स्माइलिंग बुद्धा जो हमारा पहला फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था, वो भी हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12th। व्हेन डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट, पहला पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया था 1 अप्रैल 1951 में। 13वां, ठीक है, विच ऑफ द 5 ईयर प्लान्स वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाई डी पी धर सीजल 2023। डी पी धर मॉडल पे किसका बेस था, 6th, 5th, 4th या फिर 7th। तो डी पी धर जी पे बेस था हमारा कौन सा, 5th वाला। कहाँ पे 5th, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी पी धर कुछ ऐसे करके याद रख लो, डी पी ऐसे करके। ठीक है, डीपी में हमने 5 ऐसे अपनी उंगलियां लगाई, जैसे भी करके याद रख सकना चाहते हो। ठीक है, 14th, विच 5 ईयर प्लान एम्ड टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉल करो, FWP, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, FWP कौन सा था, राजीव गांधी जी के टाइम पे 7th 5 ईयर प्लान, जो कि एक सक्सेस हुआ था प्लान। 7th 5 ईयर प्लान अगर हम बात करें कि हमने टारगेट रखा था 5.2% का, अचीव किया 5.7% का ही हमारा एक सॉरी ये 6 5 ईयर प्लान का होगा आपका। 7th में तो आई थिंक 6 अचीव किया था ना हमने, 7th में तो 6 अचीव किया था। तो टारगेट रखा था 5% का और अचीव किया था सीधे 6%, कोई पॉइंट नहीं, सीधे इतना ही हमने किया। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आपको याद आना चाहिए यहाँ से। 15th, डैश वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था जब पहला आपका पंचवर्षीय योजना आया था। तो अब पंचवर्षीय योजना कोई भी हो या फिर प्लानिंग कमीशन कोई भी हो, चेयरमैन उसका प्राइम मिनिस्टर ही होगा। और पहले में हमारे कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है सर, स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड एंड द चेंजेस आर विजिबल, थैंक यू सो मच एंड द नेशनल PDF आर रियली हेल्पफुल, थैंक यू कुमकुम जी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चूज़ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे सही आप पेयर चूज़ कीजिए, सीजल 2022 का क्वेश्चन है। और भाई जो PDF हैं, जो लोग यहाँ पे सीजल मेंस वाले स्टूडेंट हैं वे CPO वाले, तो वो करते रहें। ठीक है, नाश्ता PDF अभी जब अगले वीक से मंडे से रिवीजन जब स्टार्ट होगा ना, पहली बात तो संडे को रिवीजन होगा उन सारी PDF का। जब मंडे से होंगी चीज़ें तो उनको भी मैं वहाँ पे इनकैप्सुलेट करूँगा उन चीज़ों को। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अभी जब CPO एग्ज़ाम होगा ना, तो मैं उसी PDF से स्क्रीनशॉट डालूंगा कि देखो ये क्वेश्चन आया। काफ़ी टाइम लगता है उसको। और जो क्विज़ आती हैं सारी इंटीग्रेटेड हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ वो मैं आपको आज शाम के वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे एक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, खैर अभी इस पर फोकस करते हैं। 3rd 5 ईयर प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल नहीं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सेकंड में था, ये तो सेकंड में था। थर्ड में क्या था, थर्ड आपका मेन टारगेट क्या था कि भाई हम सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ रिलायंट, और एक तरह से किसमें सेल्फ जनरेटिंग सेल्फ रिलायंट, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इसने भी कहीं ना कहीं उसी पे फोकस किया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सेल्फ रिलायंट। अब ऐसा नहीं कि सेल्फ रिलायंट सिर्फ इसी में था। 4th 5 ईयर प्लान में भी हमने बोला कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस रखना है। तो अगर सेल्फ रिलायंस आ जाए तो अंधा होकर मार नहीं देना 3rd 5 ईयर प्लान, देखना है कि क्या उसमें सेल्फ जनरेटिंग भी लिखा हुआ है या फिर ग्रोथ विद स्टेबिलिटी तो नहीं लिखा हुआ है, तो वो 4th हो जाएगा। 4th आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बिल्कुल ये बात सही है कि आपका 4th 5 ईयर प्लान में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सही हो जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरड डोमर मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, खत्म। विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज मेनली फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, गरीबी हटानी है। अब पहले में पेट भर गया, दूसरे में इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, तीसरे में फिर से एग्रीकल्चर को जल्दी से लेके आए, चौथे में तीसरे में मुंह के बल गिर गए, चौथे में बोला कि ग्रोथ करनी है बट विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी हमने बोला। और बहुत लोग आ गए थे तो पहले इसको फैमिली को मैनेज करो, फैमिली प्लानिंग। अब जो है पोवर्टी को हटाते हैं, 5 ठीक है, गरीबी हटाओ। 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था हमारी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो 5th 5 ईयर प्लान में हुआ था ये, और इसी में 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और RRBs इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, RRBs भी इंट्रोड्यूस हुई थी। 5th इसी में आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक, 18th विच सेक्टर वॉज गिवन द मेन एम्फेसिस ऑन सेकंड 5 ईयर प्लान। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था किसको फोकस था भाई, इसमें इंडस्ट्रीज पे फोकस था। द रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, बताइए ये भी अभी मैंने बताया था कि ये किस में आया था, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। बताइए जल्दी से कौन से 5 ईयर प्लान में था आपका ये, 6th,
7th, 5th या फिर 4th, बताइए किस में था? तो ये आपका था 6th 5 ईयर प्लान में। 6 5 ईयर प्लान किसके टाइम पे आया था? ये कब आया था? 1985 से 1990 के, सॉरी 1985 बोल रहे हैं, तो 7th 5 ईयर प्लान था राजीव गांधी के टाइम पे। 6th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो ये आपका 1980 से 1985 तक चलता है, और यहीं पे दिया गया था, स्टार्ट हुआ था रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें, 20th करिए। रोलिंग प्लान का ड्यूरेशन क्या था? सर वो तो 2005 में हुआ था, ठीक है, मनरेगा जो पूछ रहे हैं एक लोग, 2005 में हुआ था वो, ठीक है, मतलब 2005 में एक्ट आया था, 2006 से इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो कौन सा 5 ईयर प्लान होगा जरा बताइए? अगर मैं बोलता हूँ 2005 में मनरेगा आया था, तो कौन सा 5 ईयर प्लान उस समय चल रहा होगा? तो उस समय हमारा 10th 5 ईयर प्लान चल रहा होगा, राइट। तो रोलिंग प्लान 78 से लेके 80 तक ख़त्म, ठीक है, बहुत आसान है, रोलिंग प्लान है ना। और एनुअल प्लान कब आए थे? 91 92 है ना। और कभी कभी प्लान हॉलीडे को भी एनुअल प्लान बोल देते हैं, जो प्लान हॉलीडे आई थी ना हमारी, उनको भी कभी कभी बोल दिया जाता है, ठीक। चलो, द फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन खत्म हो गया। 5 ईयर जो हमारा प्लान था, टॉपिक खत्म हो गया। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको अटैम्प्ट कर लीजिए जल्दी से, और आपका टॉपिक खत्म हो जाएंगे दोनों। फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अनाउंसड इन, तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? 48, 52, 60 या फिर 55? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सर विल यू कवर ऑल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस? तो करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग, ठीक है, आप संडे को क्लास में आइएगा, बाकी तो देखते हैं जितना हो पाएगा मैक्सिमम चीज़ें। और करंट अफेयर्स बिल्कुल होगा, कुछ मैंने प्लान कर रखा है, अब उसको चीज़ों को हो जाने देते हैं। जैसे कंप्यूटर तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर श्योर कंप्यूटर कल से स्टार्ट हो रहा है, और करंट अफेयर के लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग, बताऊँगा आपको 1-2 दिन में, हो सकता है आज ही बता दूँ टेलीग्राम पे, या फिर 1-2 दिन में, या फिर हो सकता है आज शाम को एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि सीपीओ वगैरह जिनका एग्जाम है, सीपीओ सीजीएल मेंस वगैरह, खासकर सीपीओ के रिगार्डिंग, तो किस तरह से चीज़ें करेंगे हम लोग आगे, तो उस पर डिस्कशन होगा। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कितनी कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज़ डिवाइड हुई थी? 3, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में पब्लिक सेक्टर वाली थी, शेड्यूल बी में कितनी थी टोटल? शेड्यूल ए में कितनी थी, शेड्यूल बी में कितनी थी, शेड्यूल सी में कितनी इंडस्ट्रीज थी टोटल, कोई बताएगा? शेड्यूल ए में 17, शेड्यूल बी में 12, शेड्यूल सी में जितनी बचे गई सारी, ठीक है। आगे, इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 ऑन इंडस्ट्रीज वॉज, उद्योग और पर औद्योगिक नीति 1956 का क्या प्रभाव था? नोट्स का सैम्पल सुमन विश्वास जी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ, बाकी लोग बता सकते हैं जो यहाँ पे, अगर जो लोग बैच में हैं तो वो क्या है नाम, सुमन विश्वास जी को बता सकते हैं नोट्स कैसे लगते हैं आप लोगों को, वो तो स्टूडेंट ही बताएंगे, मैं तो अच्छा ही बोलूँगा बाकी आप लोग जो लोग हैं यहाँ पे वो लोग बता सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों के कैसे क्या आपको, ठीक है। तो खैर 1956 ने क्या किया? इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई कर दिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ठीक है, हाँ ठीक, क्योंकि दूसरी वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ड ऑन द मिक्स्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन इंडिया? ईशा जायसवाल, बिल्कुल कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब पे ही होंगी, ठीक है, यूट्यूब पे ही मैं वो कराऊंगा, मतलब अमन सर आपके करवाएंगे वो, भैया मैं परमा अच्छा, तुमको अच्छा नहीं लगते हैं? वेरी प्रिसाइज नोट्स, देख लो भाई, जैसा जिसका जो ओपिनियन हो, मेरा उसमें कोई ओपिनियन नहीं रहेगा, है ना, स्टूडेंट ही बता देंगे, ओके। अब कोई, मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे वैसे भी होंगे जिन्होंने बैच से कोई लेना देना उनका नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कमेंट कर रहे हैं। रिश्का साहू जी पूछ रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? रिश्का जी, आप लेक्चर क्यों नहीं डेली लेती हैं? अभी पहली बात तो मैंने नेशनल इनकम के टॉपिक पढ़ाया, अभी कल ही परसों किसी ने फिर से डिस्पोजेबल इनकम में डाउट पूछा था। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कितने आपके पास इनकम है जिसको आप खर्च कर सकते हैं। जैसे आपकी इनकम, आपका जब सीजीएल में सिलेक्शन हो जाएगा तो मान लेते हैं आपकी इनकम 80,000 बनी, ठीक है। अब 80,000 में गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स काट लेती है, मान लेते हैं, वैसे तो टैक्स ईयरली बेसिस पे कटता है, तो इस हिसाब से आपकी मान लेते हैं कितनी इनकम हुई, 9,60,000 हुई। 9,60,000 में मान लेते हैं गवर्नमेंट आपका काट लेती है 60,000, आप घर लेके कितना जाइएगा ये होता है ना, जैसे कि केबीसी में जब आप जीते हो धनराशि तो घर लेके आप पूरी राशि नहीं जाते हैं, घर लेके जब धनराशि जाते हैं कुछ टैक्स कट जाता है, तो जितना आप घर लेके जाते हैं ना उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, जो आप खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ड ऑन किस पे, 1940 आई थी 1948 में, ऑप्शन नंबर है 1948, ठीक है। स्टेक्नो को नहीं भूलूँ ऐसे। 26 आखिरी क्वेश्चन,
उसमें बस टैक्स को घटा देना होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स? विंडफॉल टैक्स यूजुअली क्या होता है ना, जब मान लेते हैं किसी को एकदम से बहुत प्रॉफिट होता है किसी कंपनी को, तो फिर जब एकदम से बहुत प्रॉफिट होता है ना, कि मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा, मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री है, मान लेते हैं मास्क बेचती है, कोविड के टाइम पे एकदम मान लो बहुत भयंकर प्रॉफिट हुआ, या फिर कुछ ऐसे बहुत कंपनीज एकदम से प्रॉफिट हो गया, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा थोड़ा सा ये और पैसा दो हमें, गवर्नमेंट बोलेगी, उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। IPR 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ विच 5 ईयर प्लान? तो सेकंड 5 ईयर प्लान, सिंपल 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान ही स्टार्ट हुआ था। आखिरी क्वेश्चन है अब आपका, आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सेकंड लास्ट था। लाइसेंसिंग पॉलिसी का पर्पज़ क्या था? जो गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग लगा रखी थी, तो उसका पर्पज़ क्या था? लाइसेंस ये राज लाने का या फिर लाइसेंस लगाने का क्या मेन पर्पज़ था? 5 ईयर प्लान अच्छा था बुरा था मुनीश गर्ग जी, ये डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाना है। जवाहर रोजगार योजना 7th 5 ईयर प्लान, तो मैंने 7th 5 ईयर प्लान ही तो बताया है, 7th 5 ईयर प्लान ही मैंने बताया होगा ना। नोट्स सर आपका तो टॉप में रहता है। अच्छा सर जी थक गए होंगे, पानी पी लीजिए पानी नहीं बेटा, आप खाना खाएंगे सीधे हम। लाइसेंसिंग पॉलिसी क्यों लाई थी? ताकि लाइसेंस इसलिए लाई थी ताकि, क्योंकि अगर प्राइवेट आएंगे, ठीक है, तो वो उनका सिर्फ मेन फोकस प्रॉफिट पे ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट करना चाहती थी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, ठीक है, वो सभी में क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना चाहती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी को समझ में आया ना? लाइसेंसिंग पॉलिसी मतलब लाइसेंस हम लगा रखें ताकि नहीं, अगर लाइसेंस लगाएंगे तो सब एक जगह में ही सारी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी, और जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरा कानपुर है, कानपुर एक नगर, कानपुर देहात, तो मान लो कानपुर नगर में सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई, कानपुर देहात पिछड़ा नहीं हो जाएगा, तो समानता कहाँ रही फिर? तो रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए इस लाइसेंस आज को लाया गया, जो ख़त्म किया गया 1991 में, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आपका लेक्चर होता है यहाँ पे आज का ख़त्म। कैसा लगा लेक्चर आज बताइए जल्दी से। नाश्ता भी बेस्ट रहता है। अच्छा स्टेनो की स्ट्रैटेजी, अमन सैनी जी, मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लोग स्टेनो के भी हैं, मतलब मेजॉरिटी हैं, सीरियल मेंस CPO स्टेनो के भी हैं काफ़ी। तो CPO के रिगार्डिंग मैं जो चीज़ें बताऊँगा ना शाम को जो लेक्चर आएगा, वो आपके लिए इक्वली चीज़ें आपके लिए भी रेलिवेंट रहेंगी, तो वो वीडियो को देखिएगा, ठीक है। हाँ छुट्टी 8th बताया क्या मैंने? कौन सा क्वेश्चन था? ध्यान रखना अगर मैंने गलती से 8 बता दिया तो वो जवाहर रोजगार योजना 7th में है, मैंने लिखवाया भी था यार, वो तो मैंने लिखवाया था ना, जो राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार योजना 7th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान में। हाँ जी तुषार 1971 में हुआ था। लॉरेंस कर्व फेरा फेमा, लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटी से संबंधित है, DPG। वो ये बोलता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, वो ये बोलता है ये जो लाइन है जो 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, एकदम बीचों बीच से दोनों एक्सिस से निकल रही है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी कही जाती है। इसके नीचे जितनी कंट्री होगी मतलब उतना वहाँ पे उतना ही जो है लो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर लो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है। सर मेरा नाम ले लो विनय शर्मा जी। अच्छा नाम लेने के लिए बैठे हम यहाँ पे हैं। तो ये लॉरेंस कर्व से आपका संबंधित है गिनी कोफिशिएंट, जहाँ पे 0 से 1 तक जाता है। 0 परफेक्ट इक्वालिटी को बताता है, 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी को बताता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में मैंने कोई ज़्यादा डी में पढ़ाया भी नहीं था, बस मैंने इतना बताया था। एक्ट कब आया था वो याद रखिएगा बस। चलिए भाई धन्यवाद सभी को, अब डिनर भी स्टार्ट करिए। हाँ डिनर नहीं, डिनर के रूप में आप ये बोल सकते हो कि टेलीग्राम पे जो क्विज़ मिलती है ना, वो लेट डिनर हो सकता है या फिर अर्ली नाश्ता हो सकता है, ठीक है। सुबह ये समझ लो मैं 3 बजे 3 साढ़े 3 कल 3 बजे, आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आपकी 5 बजे तक मैंने सुबह सारी क्विज़ ख़त्म करवा दी थी आपकी, ठीक है। तो वही है, मैं पुश कर रहा हूँ बिकॉज मुझे भी करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों के भी एग्ज़ाम है और मैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो उनको भी तो नहीं छोड़ सकते हैं, उनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है आप लोगों से 13 अक्टूबर से, तो उनको भी मैनेज करना है आपको भी। तो ठीक है मैं पुश कर रहा हूँ, आप भी करिए, है ना। बाकी मंडे से हम लोग PYQ सीरीज़ का रिवीजन भी स्टार्ट होगा। थैंक यू। अच्छा लक्षित जी केशवपुरम से हैं आप।
इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, हाँ भाई इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, तालियां बजाओ सभी लोग। इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, तालियां हो जाएं। ठीक है, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है ख़त्म। अब बताओ मुझे, ये बताओ कि इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया कि नहीं आया? अब अगर रिवीजन किया सही से समझा तो अब आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे होंगे अब, बताइए। और क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा के मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल एक क्लास हो आपकी शायद, जहाँ पे जो हम लोग के एमसीक्यूज छूट गए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। हाँ जी, 4:30 पे डाला था क्विज़, लेकिन 5 बजे तक भी बोल रहा हूँ, ख़त्म करवा दिए थे सारे। कंप्यूटर क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, ठीक है। 8 में क्या करेक्शन करना, रुको, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और मंडे से क्या स्टार्ट किया जाए? अभी मंडे से फिज़िक्स स्टार्ट कर लें, फिज़िक्स स्टार्ट कर लें। ये आपका बताओ, फिज़िक्स का स्टार्ट कर लें क्या? मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी अब उग्र होने वाले हैं, है ना। तो भाई फिज़िक्स स्टार्ट नहीं होगी, फिज़िक्स स्टार्ट नहीं होगी, ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये सही कर लेना, 8th नहीं होगा 7th होगा, मैंने लिखवाया भी था आपको, ठीक है। 7th में ही गलती से टिक 8th कर दिया, 8th कर दिया मैंने, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि मैं बोल दिया 7th और टिक कर दिया 8th, तो उसको करेक्ट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं तो कल मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आलोक जी, वो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे। चलिए भाई, थैंक यू।